ऐसा है जगमोहन जी, मुझे आपके किसी भी सबूत या आपकी बकवास सुनने की ज़रूरत नहीं। सरला ने उसे घूरते हुए कहा। देवदत्त मेरे पति हैं और जैसे भी हैं आपसे ठीक हैं। रात उन्होंने जो कुछ आपके साथ किया वो बहुत कम था। आप इसी लायक थे। जगमोहन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। एक मामूली सी लड़की उसे यूं जवाब दे गई। उसने सोचा भी नहीं था। तुम्हारी जुबान बहुत चलने लगी है। जगमोहन ने गरज कर उसकी बाजू दबोच ली। उसकी पकड़ इतनी जोर की थी कि सरला की चीख निकलते निकलते रह गई। अब अगर तुमने या तुम्हारे पति ने मेरे सामने सिर उठाया तो मैं वो हाल करूँगा और तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। सरला ने पूरी ताकत लगाकर अपनी बाजू की पकड़ उससे छुड़वाया था। तुम्हें तो मैं देख लूँगा। बहुत जल्द तुम्हें पता चलेगा कि तुम किस गलत फहमी में जी रही हो। जगमोहन ने धमकी दी। सरला ने मुड़कर नहीं देखा और भागती हुई लिफ्ट में घुस गई। जब वो कमरे में पहुंची तो देवदत्त वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। सरला को हाँफते हुए देखकर वह चौंक गया। क्या हुआ सरला, तुम ठीक तो हो? देवदत्त ने उसकी हालत देखी और उसकी तरफ बढ़ा। तुम इतना क्यों हाँफ रही हो? सरला के गले में शब्द फंस गए थे। अगर उसने देवदत्त को बता दिया कि जगमोहन ने नीचे उसका रास्ता रोका था और बदतमीजी की थी तो देवदत्त अभी नीचे जाएगा और जगमोहन को जान से मार देगा। वह जानती थी देवदत्त का गुस्सा कितना तेज है। वह नहीं चाहती थी कि देवदत्त किसी भी बड़ी मुश्किल में फंसे। कुछ नहीं, सरला ने झूठ बोल दिया। बस लिफ्ट खराब थी तो सीढ़ियों से आना पड़ा, इसलिए सांस फूल गई। देवदत्त ने शक की नज़रों से उसे देखा। लिफ्ट खराब थी? 5 स्टार होटल में? वहाँ भीड़ बहुत थी, मुझे घबराहट हो रही थी। सरला ने बात संभाली और जल्दी से पानी का गिलास उठाकर पीने लगी। देवदत्त कुछ पल उसे देखता रहा। उसे इस बात का विश्वास तो नहीं हुआ था, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ कहना ठीक नहीं समझा। खैर, तैयार हो जाओ, हमें एक मीटिंग में जाना है और इस बार तुम मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हें अकेला बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। सरला ने हामी में सिर हिलाया। उसने बात छुपा ली थी और यही उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगले दिन दोपहर का समय था। देवदत्त की मीटिंग शहर के एक बड़े होटल में रखी गई थी। मीटिंग कामयाब थी और देवदत्त काफ़ी अच्छे मूड में दिखाई दे रहा था। सरला उसके साथ थी, बिल्कुल चुप लेकिन तसल्ली में थी। अब वो खुद को देवदत्त के साथ काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करने लगी थी। चलो अब लंच कर लेते हैं, देवदत्त ने फाइल बंद करते हुए कहा और दोनों उस बिल्डिंग से बाहर पार्किंग की तरफ आ रहे थे। अभी वह गाड़ी के पास पहुंचे ही थे कि पीछे से एक आवाज़ आई। अरे देवदत्त, तुम यहाँ? देवदत्त मुड़ा। उसका एक पुराना दोस्त वहाँ खड़ा था। शत्रुघ्न, क्या हाल है यार? देवदत्त गर्मजोशी से उसकी तरफ बढ़ा था और उसे गले से लगा लिया। वे बातों बातों में बिजी हो गए। सरला थोड़ा सा पीछे हटकर खड़ी हो गई। वे उनकी बातों में दखल अंदाजी नहीं करना चाहती थी। वे गाड़ी के दूसरी तरफ पेड़ के पास आकर खड़ी हो गई और देवदत्त का इंतजार करने लगी। पार्किंग में हल्की रोशनी थी और यह हिस्सा सुनसान था। देवदत्त बातों में मगन था। उसका मुंह सरला की तरफ नहीं था। सरला ने अपना फ़ोन निकालकर टाइम देखा। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। इससे पहले कि वो मुड़ती या कुछ कर पाती, एक मजबूत हाथ ने पीछे से उसका मुंह दबोच लिया। एक अजीब सी कड़वी गंध उसकी नाक से टकराई। सरला ने तड़पकर खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस पकड़ने वाले की पकड़ बहुत तेज थी। उसने देवदत्त की तरफ हाथ बढ़ाना चाहा, उसे बुलाना चाहा, लेकिन आवाज़ गले में अटक कर रह गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। आखिरी मंजर जो उसने देखा था वो देवदत्त का ठहाका लगाता हुआ चेहरा था। वह अपने दोस्त से बात कर रहा था, इस बात से बेखबर कि उसकी दुनिया पलटने वाली है। उसके हाथ से महंगा पर्स छूटकर ज़मीन पर गिर गया। पकड़ने वाले ने उसे घसीटकर करीब ही खड़ी एक वैन में डाला। वैन का दरवाज़ा जल्दी से बंद हुआ और गाड़ी वहाँ से रफू चक्कर हो गई। ये सब कुछ ही सेकंड में हुआ था। इधर देवदत्त ने दोस्त से बातचीत ख़त्म की। अच्छा यार, फिर मिलते हैं, मेरी वाइफ इंतज़ार कर रही है। वो मुस्कुराते हुए मुड़ा। सरला चलो। उसके शब्द वहीं गले में ही रह गए। जहाँ सरला खड़ी थी वहाँ अब सिर्फ खाली जगह पड़ी थी। देवदत्त ने इधर उधर देखा। सरला, उसे लगा शायद वह गाड़ी में बैठ गई है। उसने गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो वह भी खाली थी। सरला, उसने ऊंची आवाज़ में पुकारा। दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा हो गई। वह गाड़ी के दूसरी तरफ गया। वहाँ ज़मीन पर सरला का पर्स पड़ा हुआ था, जिसे कुछ चीज़ें बाहर बिखरी हुई थी। देवदत्त का दिल धक से रह गया। उसने झुलाकर पर्स उठाया और वहीं वह कंगन था जो उसने खुद उसे दिलवाया था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। देवदत्त ने डर से इधर उधर देखा। पार्किंग के गार्ड दूर खड़े थे। वे चेकिंग और सिक्योरिटी उसकी गाड़ी को लेकर व्यस्त थे।
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। देवदत्त वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसके दिमाग में तेजी से उस बदतमीज जगमोहन का चेहरा उभरा। मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। जगमोहन के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे। गुस्सा, पछतावा, डर तीनों एक साथ मिलजुल कर उसे बुरी तरह घेर चुके थे। सरला, जिसे वह अब तक अपनी सुरक्षा में समझ रहा था, उसकी आंखों के सामने से गायब हो गई थी। उसे अब एहसास हुआ कि वह लड़की सिर्फ एक डील नहीं रह गई थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी बन चुकी थी। मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगा सरला, चाहे मुझे पूरी दुनिया से क्यों न लड़नी पड़े। देवदत्त ने दांत पीसते हुए कसम खाई। उसकी आंखों में वह डर उतर आया था। सिर में उठने वाले तेज दर्द ने सरला को होश की दुनिया में वापस आने पर मजबूर किया। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी भारी पलकें उठाई। आंखों के सामने अभी भी धुंधलापन था। वह किसी बंधी हुई अवस्था में एक बिस्तर पर पड़ी थी। कमरे में एक अजीब सी सीलन की बदबू भरी हुई थी। जाग गई राजकुमारी, एक जानी पहचानी और कमीनी आवाज़ उसके कानों से टकराई, जिसने उसके होश हवास पूरी तरह लौटा दिए। सरला ने झटके से गर्दन घुमाकर देखा। कमरे के कोने में रखी कुर्सी पर जगमोहन बैठा सिगरेट पीकर धुआं उड़ा रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। आंखों में वही हवस थी जिसे देखकर सरला की आत्मा तक कांप गई थी। सरला जल्दी से उठकर बैठ गई। उसका सिर चकरा रहा था, लेकिन खतरे के एहसास ने उसे चौकन्ना कर दिया। उसका दुपट्टा बिस्तर के किनारे से लटक रहा था। उसने जल्दी से दुपट्टा खींचकर खुद को ढक लिया। तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? सरला की आवाज़ डर से कांप रही थी, लेकिन उसमें डर के साथ साथ नफरत भी थी। देवदत्त तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जगमोहन, मुझे जाने दो। जगमोहन ने सिगरेट का टुकड़ा फर्श पर फेंका, उसे जूते की नोक से मसल दिया और धीरे धीरे चलता हुआ बेड के पास आ गया। देवदत्त, उसने ठहाका लगाया, देवदत्त, अब तक तुम्हें कब का भूल चुका होगा। मेरी जान अगर नहीं भूला तो जब तक वह यहाँ पहुँचेगा तब तक तुम उसके लायक नहीं बचोगी। सरला पीछे की ओर खिसक गई, यहाँ तक कि उसकी कमर बेड से जा लगी। दूर रहो, मुझे छुओ मत। जगमोहन ने झुंझलाकर हाथ टिकाया और अपना चेहरा सरला के पास ले आया। मैं तो बस कुछ पल तुम्हारे खूबसूरत जिस्म के साथ खेल लेना चाहता था, प्यार से, मोहब्बत से, लेकिन तुमने मेरी कदर बिल्कुल भी नहीं की। तुमने पार्टी में सबके सामने मेरी बेइज्जती की। देवदत्त के लिए वो मेरे पति हैं और तुम एक घटिया इंसान हो। सरला ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जबकि उसका दिल सीने में किसी परिंदे की तरह फड़फड़ा रहा था। जगमोहन के चेहरे का रवैया बिगड़ गया। उसने अचानक हाथ बढ़ाकर सरला के जबड़े को दबोच लिया। उसकी उंगलियां उसके चेहरे पर घूम रही थी। पति? हाँ, उसने गुस्से से कहा। आज रात मैं तुम्हें बताऊंगा मर्द क्या होता है। मैंने सोचा था कि नरमी से तुम्हारे साथ पेश आऊँगा, लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती करूँगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। तुम्हारी चीखें इस फार्म हाउस की दीवारों से बाहर नहीं जाएगी। सरला की आंखों में डर की लहर उमड़ आई थी। वह जानती थी वह एक दरिंदे के पास कैद है। जगमोहन ने अपना हाथ उसके गाल पर फिराते हुए उसे छुआ। ये स्पर्श सरला को बेहद गंदा लग रहा था। उसे उल्टी आने लगी। उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। तुम आज की रात के लिए तैयार रहना। जगमोहन ने धीरे से उसके कान के पास उसके होठों को छूते हुए कहा, अभी मुझे काम है, लेकिन रात का हर पल सिर्फ तुम्हारे नाम है। वह एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ मुड़ा और कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बाहर से लॉक होने की आवाज़ ने सरला की रही सही उम्मीद भी तोड़ दी। जैसे ही वह अकेली हुई, उसका सब्र टूट गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। देवदत्त, भगवान के लिए यहाँ आ जाओ, मुझे बचा लो। शहर की सड़कों पर देवदत्त की गाड़ी किसी तूफान की तरह दौड़ रही थी। उसकी आंखें लाल पड़ चुकी थी, बाल बिखरे हुए थे, टाई की नोट ढीली हो चुकी थी। वह पिछले 3 घंटों से पागलों की तरह शहर के हर चप्पे चप्पे को छान रहा था। उसने अपने जरिए पुलिस को भी खबर दे दी थी, रिपोर्ट लिखवा दी थी, सबको अलर्ट कर दिया था, लेकिन अभी तक जगमोहन का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। उसका मोबाइल बजा। उसने झट से कॉल रिसीव कर ली। मिली सरला। लोकेशन के मुताबिक जगमोहन ना तो अपने घर पर है और ना ही ऑफिस में। उनका फ़ोन भी बंद जा रहा है। दूसरी तरफ से उसके सिक्योरिटी इंचार्ज की सहमी हुई आवाज़ आई, मुझे बहाने नहीं चाहिए, मुझे वो कमीना चाहिए अभी इसी वक्त। देवदत्त ने पूरी ताकत से फ़ोन डैशबोर्ड पर दे मारा। उसके दिमाग में हर याद साए की तरह घूम रही थी। सरला का मासूम चेहरा उसकी नज़रों के सामने घूम रहा था। उसे वह पल याद आया जब सरला ने पार्टी में उसका हाथ थामा था, जब रात को उसके सीने पर सिर रखकर सोई थी, जब पहली बार उसका कपड़ा उतारा था। वह बेकाबू हुआ था। सरला ने खुद को उसके हवाले कर दिया था। वह धीरे धीरे उसके हर जिस्म को चूम रहा था। ये सीन नज़र आते ही वो बेकाबू हो गया था।
उसे अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे अकेला ही क्यों छोड़ा? वह अपने ज़मीर को अंदर ही अंदर कोस रहा था। अचानक उसके दिमाग में एक धमाका हुआ। उस पार्टी में होस्ट करने वाला हरिदत्त जगमोहन के साथ आया था और हरिदत्त जगमोहन का एकदम खास बंदा था। बिजनेस पार्टनर भी था। उसे ज़रूर मालूम होगा कि जगमोहन के ठिकाने कहाँ कहाँ हैं। देवदत्त ने गाड़ी मोड़ ली और गाड़ी के स्टीयरिंग पर अपना पाँव दबाया। हरिदत्त अपने ड्राइंग रूम में बड़े तसल्ली में बैठा कॉफ़ी पी रहा था जब अचानक उसके घर का मेन गेट जोर से खुला। देवदत्त तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। नौकरानी उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन देवदत्त उसे धकेलता हुआ आगे बढ़ गया। देवदत्त, तुम यहाँ? हरिदत्त हैरानी से खड़ा हुआ। देवदत्त ने कोई बात नहीं की, सीधा उसके पास गया और उसका गिरेबान पकड़कर उसे सोफे पर पटक दिया। बताओ मुझे, हरिदत्त जगमोहन कहाँ है? हरिदत्त की आवाज़ में ललकार थी। तुम पागल हो गए हो क्या? छोड़ो मुझे। हरिदत्त ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की। देवदत्त ने मेज पर पड़ा कांच का गिलास उठाया और दीवार पर दे मारा। कांच के टुकड़े हर तरफ बिखर गए थे। ये तो सिर्फ ट्रेलर था। हरिदत्त, अगली बार तुम्हारे सर पर होगा। मुझे अभी इसी वक्त जगमोहन की लोकेशन चाहिए, वरना मैं तुम्हारा वो हाल बनाऊंगा, तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें याद करेंगी। मेरी पत्नी उसके पास है। हरिदत्त देवदत्त की आंखों में देखकर वह बिल्कुल डर गया था। उसने देवदत्त को गुस्से में देखा था, लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा डर उसने कभी जीवन में नहीं देखा था। वह समझ गया था कि देवदत्त इस वक्त मारने या मरने पर तुला हुआ है। देखो देखो, थोड़ा आराम से सांस लो। मुझे नहीं पता वह कहाँ है, लेकिन झूठ मत बोलो। देवदत्त ने उसका गला दबाया। उसके खुफिया ठिकाने कहाँ कहाँ है? उसे कहाँ ले जा सकता है? बोलो। वे फार्म हाउस। हरिदत्त की सांस रुकने लगी। शहर से बाहर साउथ रोड पर उसका पुराना फार्म हाउस है। वे अक्सर वहीं जाता रहता है जब जब उसे गायब होना होता है। देवदत्त ने उसे झटके से छोड़ा। अगर वे वहाँ नहीं मिली तो मैं वापस आऊँगा हरिदत्त, फिर तुम नहीं बच पाओगे। देवदत्त पलटा और भागता हुआ बाहर निकल गया। उसके पास वक्त बहुत कम था। सूरज छुपने जा रहा था। रात का अंधेरा फैलने वाला था, जो सरला के लिए किसी कयामत से कम नहीं था। फार्म हाउस वीराने में था। चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें, घने पेड़ थे। रात गहरी हो चुकी थी। सरला कमरे के कोने में सिमटी बैठी थी। उसकी नज़रें दरवाजे पर जमी हुई थी। हर जाते हुए पल के साथ उसकी धड़कनें बंद हो जाती थी। बाहर कुत्ते भौंकने की आवाज़ आ रही थी, जो माहौल को और ज़्यादा डरावना बना रही थी। अचानक कदमों की आवाज़ आई। सरला का दिल गले में आ गया। दरवाजे का लॉक खुला। जगमोहन अंदर दाखिल हुआ। उसने कपड़े बदल लिए थे और अब और ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। उसके हाथ में शराब का गिलास था। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और चाबी अपने जेब में डाल ली। इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो चुकी है मेरी जान। जगमोहन मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। खबरदार, आगे मत आना। सरला खड़ी हो गई। उसने कांपते हाथों से करीब पड़ी शराब की बोतल उठा ली। अगर मेरे पास आए तो मैं खुद को मार लूँगी। जगमोहन जोर से हंसा। अरे वाह, देखो तो सही, बिल्ली के तो पंजे निकल आए। मुझे ऐसे ही जंगली बिल्लियाँ बहुत पसंद है। वह तेज़ी से आगे बढ़ा। सरला ने कांच के टुकड़े उसकी तरफ फेंके, लेकिन जगमोहन ने हाथ से रोक लिया। बोतल ज़मीन पर गिर पड़ी, टूट गई। अगले ही पल जगमोहन ने सरला की कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींच लिया। छोड़ो मुझे, कमीने इंसान। सरला ने चीख कर उसके सीने पर मुक्के बरसाने शुरू किए, लेकिन उसकी ताकत जगमोहन के मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। चीखो जितना चीखना चाहती हो, मुझे तुम्हारी चीखें सुनने का बहुत शौक है। जगमोहन ने उसे बेड के ऊपर धक्का दिया। सरला गिरते गिरते संभली। उसका दुपट्टा जगमोहन के हाथ में रह गया। वह डर से कांप रही थी। जगमोहन उसके पास आया, उसे दबोचने की कोशिश की। सरला ने पूरी ताकत से अपने आप को बचाने की कोशिश की। जगमोहन के चेहरे पर नाखून लगते ही खून की लकीरें बन गई। तुम्हारी ये हिम्मत! जगमोहन गुस्से से पागल हो गया। उसने सरला को बालों से पकड़कर झटका दिया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सरला की आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मेरी मदद करो, भेजो देवदत्त को। तुम कहाँ हो? मुझे बचा लो। जगमोहन ने उसे बिस्तर पर पटक दिया और उसकी तरफ झुका। सरला ने आंखें बंद कर ली। उसे लगा अब सब कुछ खत्म हो गया। अचानक कमरे का भारी दरवाज़ा एक डरावने धमाके से खुला। कमरे का लॉक टूट कर जाकर दूर गिरा। जगमोहन चौंक कर मुड़ा। दरवाजे के बीचों बीच धुएं और मिट्टी के गुब्बार में देवदत्त खड़ा था। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। शर्ट पसीने से भीगी हुई थी। आंखों में ऐसा खून उतर आया जो सब कुछ भस्म कर देने को तैयार था। देवदत्त जगमोहन के मुंह से बेकाबू निकल पड़ा। वे बिल्कुल सुन्न होकर पीछे हटा। सरला ने आंखें खोली। सामने देवदत्त को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह कांपते हुए उठी। देवदत्त की नज़रें सरला पर पड़ी।
उसके बिखरे बाल, फटे हुए कपड़े, चेहरे पर निशान। देवदत्त के अंदर का जानवर जाग उठा। जगमोहन देवदत्त एक जख्मी शेर की तरह दहाड़ा। एक ही सेकंड में उस तक पहुंचा। देवदत्त ने उसे कॉलर से पकड़कर उठाया और पूरी ताकत से दीवार के साथ दे मारा। जगमोहन का शरीर दीवार से टकराया और फिसलता हुआ जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन देवदत्त रुकने वाला नहीं था। उसने जगमोहन को जमीन पर गिराकर उसके ऊपर बैठकर मुक्कों की बरसात कर दी। मैंने कहा था ना, मेरी चीज़ को हाथ मत लगाना। देवदत्त हर शब्द के साथ उसके मुंह पर मुक्के मार रहा था। तुमने मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे जगमोहन? जगमोहन का चेहरा खून से लाल पड़ चुका था। बेतहाशा हाथ पांव चल रहे थे, लेकिन देवदत्त का गुस्सा आसमान छू रहा था। सरला, जो अभी तक सदमे में थी, देवदत्त की हालत देखकर डर गई। उसे लगा जैसे देवदत्त उसे जान से मार देगा। देवदत्त, रुक जाइए प्लीज़। वह रोते हुए आगे बढ़ी और देवदत्त के बाजू को पकड़ लिया। सरला के प्यार ने देवदत्त को जैसे होश में ला दिया। उसका उठा हुआ हाथ हवा में ही रुक गया। उसने नीचे जगमोहन को देखा, जो बेहोश हो चुका था। फिर उसने मुड़कर सरला को देखा। सरला बुरी तरह कांप रही थी। देवदत्त उसे छोड़कर खड़ा हुआ। उसने आगे बढ़कर सरला को अपनी बाहों में समेट लिया। मैं आ गया हूँ सरला, मैं आ गया हूँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। देवदत्त की आवाज़ भराई थी। वह उसे इतनी मजबूती से थामे हुए था, जैसे उसे विश्वास दिला रहा हो कि अब कोई छू भी नहीं सकता। सरला ने अपना सिर उसके सीने में छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। वह सारा डर जो उसने पिछले कुछ मिनटों में सहा था, देवदत्त की बाहों में पिघलने लगा। जगमोहन फर्श पर पड़ा करा रहा था। बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ आ रही थी। देवदत्त ने सरला के बालों को चूमा, नरमी से उसका चेहरा ऊपर किया। मुझे माफ़ कर दो सरला, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर चला गया था, मेरी गलती थी। सरला ने नाम में सिर हिला दिया। उस वक्त उसे किसी माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, उसे सिर्फ देवदत्त की ज़रूरत थी। कमरे के दरवाजे पर पुलिस इंस्पेक्टर दल बल के साथ दाखिल हुआ था। मिस्टर देवदत्त, हमने फार्म हाउस को घेर लिया है। देवदत्त ने मुड़कर उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी चिंगारियां जल रही थी। उस कुत्ते को ले जाओ यहाँ से और उस पर इतने केस बनाओ कि ये सारी ज़िंदगी जेल में सड़ता रहे। देवदत्त ने अपनी जैकेट उतारकर सरला को पहना दी और उसे अपनी बाहों में लिए कमरे से बाहर आया। बाहर की ठंडी हवा ने सरला के चेहरे को छुआ। वह आज़ाद हो गई थी, सुरक्षित हो गई थी। सबसे बढ़कर वह जान गई थी कि देवदत्त के लिए वह अब सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्टर नहीं रह गई थी। आज रात उसकी सारी बुराई मर चुकी थी। मोहब्बत ने अपना पहला डेरा जमा लिया था। बस भी करो देवदत्त, आप पिछले 10 मिनट से मुझे ही घूरे जा रहे हैं। मुझे अब शर्म आ रही है। सरला ने आईने में अपना चेहरा देखते हुए झिझकते शब्दों में कहा और ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी थी और देवदत्त उसके पीछे खड़ा आईने में नज़र आने वाले उसके चेहरे पर नज़र जमाए हुए था। आज उनकी शादी की रिसेप्शन थी। देवदत्त सबसे पहले अपनी शादी को पूरी दुनिया को बता देना चाहता था और इसलिए आज उसने रिसेप्शन पार्टी भी रखी थी, जिसमें शहर के बड़े बड़े लोग शामिल थे। उस वक्त शहर के आलीशान होटल में एक खूबसूरत सी पार्टी रखी गई थी। उस फंक्शन में जाने के लिए सरला तैयार हुई थी, जिसे देखकर देवदत्त अपने होश खो रहा था। देवदत्त ने धीरे से झुककर उसके कान में कहा, क्या करूं सरला, मेरी आंखें विश्वास नहीं कर पा रही है कि ये वही लड़की है जो कुछ दिनों पहले गरीबी हालत में मेरे ऑफिस में आती थी। आज तुम मुझे कायनात की सबसे खूबसूरत हकीकत लग रही हो। सरला ने शर्माकर नज़रें झुका ली। आज उसने हल्के रंग की शिफॉन की कीमती साड़ी पहन रखी थी। उसके गले में हीरो का हार चमक रहा था। मेकअप ने उसकी खूबसूरती को और निखार दिया था। सच में वो किसी खूबसूरत राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। देवदत्त ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ घुमाया। देवदत्त खुद भी महंगे 3 पीस सूट में था। उसका व्यक्तित्व रोब आज भी वही था, लेकिन उसकी आंखों में जो नमी थी वो पहले कभी नहीं थी। चलिए नीचे, सब इंतजार कर रहे हैं। देवदत्त ने अपना बाजू उसकी तरफ बढ़ाया। सरला ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके बाजू में डाल दिया। चलिए, ये इस शहर का सबसे मशहूर होटल था, जो इस वक्त खूबसूरती में नहाया हुआ था। शहर के सारे बड़े लोग वहाँ मौजूद थे। जैसे ही हॉल का दरवाज़ा खुला, देवदत्त सरला के साथ अंदर दाखिल हुआ। सारी निगाहें उन दोनों पर जम गई। ये वही जोड़ा था जिसके बारे में पिछले कुछ दिनों से पूरे शहर में बातें हो रही थी, खास तौर पर जगमोहन वाले किस्से के बाद। लेकिन आज देवदत्त ने सरला का हाथ इतने गर्व से पकड़ा हुआ था कि किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई उससे कुछ कह सके। स्टेज के पास देवदत्त के माँ बाप, खास तौर पर उसकी दादी, सब बैठे थे। दादी व्हील चेयर पर थी और परिवार में सबसे बड़ी समझी जाती थी। उनके चेहरे पर आज अलग ही रौनक थी। देवदत्त सरला को लेकर सीधा दादी के पास गया। दादी, ये रही आपकी बहू, सरला ने मुस्कुराते हुए कहा। सरला ने प्यार से झुककर दादी के पैर छुए। उसके दिल की धड़कन तेज थी।
पता नहीं ये परिवार उसे स्वीकार करेगा या नहीं, क्योंकि वह एक गरीब घर से आई थी और ये लोग बहुत अमीर थे। लेकिन दादी ने कांपते हाथों से सरला का चेहरा थामा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। जीती रहो मेरी बच्ची, भगवान तुम्हें हर किसी की बुरी नज़र से बचाए, दूधो फलो और हमेशा खुश रहो। इतनी मासूमियत, इतना नूर, ऐसी बहू के लिए तो तरस गई थी। देवदत्त की माँ ने भी आगे बढ़कर सरला को गले से लगाया, उसके माथे पर किस किया। बहुत बहुत स्वागत है बेटा, तुमने हमारे बेटे को बदल दिया। इसके लिए हम तुम्हारे बहुत आभारी रहेंगे। सरला की आंखों में खुशी के आंसू तैरने लगे। जिस नफरत और रिजेक्ट किए जाने का उसे डर सता रहा था, वे एक पल में ख़त्म हो गया। उसे एहसास हुआ कि गरीबी पैसों से नहीं, प्यार से मापी जाती है। आज प्यार उस पर मेहरबान था। हर चीज़ सरला के लिए जैसे मुस्कुरा रही थी। वह खुद भी अपनी किस्मत पर नाच कर रही थी। सरला की माँ, बहन, भाई भी मुस्कुराते चेहरों के साथ करीब मौजूद थे। खाने के बाद जब मेहमानों की भीड़ कम हो गई तो देवदत्त सरला को हॉल से बाहर अपने कमरे की तरफ ले आया। हल्की रोशनी थी, बाहर चांदनी रात फैली हुई थी और ये माहौल बेहद खूबसूरत लग रहा था। वे दोनों बालकनी में बैठ गए। कुछ देर चुप्पी छाई रही। दिन बहुत सुकून भरा था। सरला ने धीरे से उसे पुकारा, हाँ। देवदत्त ने उसके हाथ की मेहंदी की लकीरों को अपनी उंगलियों में थाम लिया। उंगली से टटोल रहा था। मेरे दिल में एक सवाल है जो मुझे बहुत बेचैन कर रहा है, सरला ने हिचकिचाते हुए कहा। वो ये बात पूछने से डर रही थी, कहीं ये खूबसूरत पल खराब न हो जाए, लेकिन सच जानना जरूरी था। देवदत्त ने सिर उठाकर उसे देखा। पूछो, अब हमारे बीच कोई पर्दा नहीं। सरला ने गहरी सांस ली। आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी, ना लड़कियों की। आप चाहते तो किसी भी बड़े बिजनेसमैन की बेटी से शादी कर सकते थे। फिर आपने उस दिन मुझसे वो अजीब सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज क्यों की? क्यों एक गरीब और ज़रूरतमंद लड़की को चुना? क्या सिर्फ इसलिए कि मजबूरी में वह आसानी से मान जाती? देवदत्त के होंठों पर एक मुस्कुराहट आई, लेकिन ये मुस्कुराहट गंभीर थी। वह उठा और चुपचाप उसके पास जाकर खड़ा हो गया। कुछ पल वह सामने फैली हुई पानी को देखता रहा, फिर बोला, तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा उठाया? देवदत्त ने नरमी से कहा, हाँ, शायद शुरुआत ऐसी ही थी, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। वह वापस आया और सरला के सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरे मरे हुए दादा की एक वसीयत लिखी थी। वे चाहते थे कि मैं आवारागर्दी छोड़कर जिम्मेदार बनूं। उनकी वसीयत के हिसाब से अगर मैं 25 साल की उम्र तक शादी नहीं करता तो मेरी सारी जायदाद, एक कंपनी या घर, सब कुछ ट्रस्ट के नाम चला जाता। मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता। सरला हैरानी से उसे सुन रही थी। जायदाद? हाँ। देवदत्त ने हल्का सा सिर हिलाया। मेरी 25वीं सालगिरह में सिर्फ 1.5 महीना बाकी था जब तुम मेरे ऑफिस में आई थी। मैं शादी नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था लड़कियां सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे पीछे आती हैं। मुझे मोहब्बत पर भरोसा नहीं था, इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरे दिमाग में जल्दी से ये ख्याल आया, क्यों ना मैं तुमसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर शादी कर लूँ। जायदाद मेरे नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर कुछ साल के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाऊँगा। सरला का दिल धक से रह गया। तो ये सब जायदाद के लिए था? एक पल के लिए उसे लगा जैसे वह दोबारा उसी मुकाम पर खड़ी है जहाँ वह सिर्फ एक डील थी। देवदत्त ने उसके चेहरे पर बदलते भाव को पढ़ लिए। उसने मजबूती से सरला के दोनों हाथ थाम लिए। लेकिन सरला, ये सच अधूरा है। देवदत्त की आवाज़ में जज्बातों का तूफान था। हाँ, मैंने तुम्हें जायदाद के लिए चुना था, लेकिन फिर मैंने तुम्हारे साथ वक्त बिताया। देवदत्त की आंखों में नमी चमकने लगी। मैं जिस दुनिया में रहता हूँ सरला, वहाँ सब कुछ मिलता है, चेहरे, मुस्कुराहटें, सब कुछ, लेकिन सब प्लास्टिक के होते हैं। वहाँ औरतें खूबसूरत होती हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं होती जो घर को घर बनाती हैं। जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई तो पहली बार मुझे पता चला कि असली मासूमियत और पवित्रता क्या होती है। तुम्हारा डरते डरते बात करना, अपनी इज्जत के लिए तड़पना, मेरी जरा सी परवाह पर खुश हो जाना। तुम्हारी सादगी ने मुझे तुम्हारा दीवाना बना दिया। मैंने अपने सर्कल में हजारों लड़कियां देखी, लेकिन तुम जैसी एक भी नहीं देखी। तुम्हारे अंदर इतनी हया, इतनी वफा। तुमने मुझे सिर्फ अपना पति नहीं बनाया, तुमने मुझे एक अच्छा इंसान बना दिया। सरला की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू गम के नहीं थे। जिस रात जगमोहन तुम्हें ले गया था, देवदत्त की आवाज़ भारी हो उठी। उस रात मुझे एहसास हुआ कि अगर ये सारी जायदाद, ये सारी दौलत मेरे पास हो और तुम ना हो, तो मैं दुनिया का सबसे गरीब इंसान रहूँगा। मैं उस वसीयत को आग लगा सकता था सरला, लेकिन तुम्हें खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता था। देवदत्त ने अपनी जेब से एक कागज़ निकाला, उसे सरला के सामने फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट था। आज से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कोई डील नहीं। आज से सिर्फ तुम हो और हमारी ज़िंदगी है।
सरला को अपनी खुशकिस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। वह लड़की जो कुछ पैसों के लिए अपनी आज़ादी बेचने आई थी, आज उस पर एक आदमी की मोहब्बत की बारिश बन गई थी, जिसके लिए दुनिया तरसती थी। देवदत्त वह रोते हुए उसके गले लग गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, भगवान ने मुझे इतना कुछ दे दिया जिसकी मैं हकदार भी नहीं थी। देवदत्त ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और आसमान की तरफ देखा, जहाँ चांद पूरी चरम सीमा पर चमक रहा था। तुम उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हो मेरी जान। तुमने मेरे घर को नहीं, मेरे दिल को भी पूरा कर दिया। दूर कहीं म्यूजिक बज रहा था, लेकिन यहाँ उस खामोशी में दो दिल हमेशा के लिए एक हो चुके थे। वह रिश्ता जो अब तक मजबूरी और सौदे से शुरू हुआ था, एक मोहब्बत में बदल गया था। और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।